हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य पांडे। मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आई टी श्री सिटी में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ऑन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब हम सब जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर हमने केमिकल बॉन्डिंग सीख लिया, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक और फिजिकल के रिएक्शंस लिख सकते हैं, तो वो हमारे को बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी हम सीधे इस क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो हाँ, तो पढ़ते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर अभी सिंगल आंसर करेक्ट वाले ऑप्शंस हैं ये। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज आर दोज हु हैव द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो मतलब जिनका शेप सेम है और जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, उन कंपाउंड्स को बेसिकली हम बोलते हैं कि ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन स्पीसीज, मतलब कि कौन से आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स हैं इनमें। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो, टेबल पढ़ा था। अगर आपको वो टेबल याद है तो इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूं मैं थोड़ी सी। हाँ, तो अगर आपको वो टेबल याद है तो उसमें बेसिकली था हमारा बॉन्डिंग के कितने एटम्स हैं, हमारा लोन पेयर्स कितना है, और उस हिसाब से हम मॉलिक्यूलर शेप बता देते थे। राइट। और ये टेबल में हमारे ऐसे था, हमारे नंबर्स थे बेसिकली 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ये एग्जाम्पल जैसे हमने पता है NH3 का, मैं अगर स्ट्रक्चर लगाऊं ऐसे NH और यहाँ पर लोन पेयर आ रहा है ना, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हम लगा सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये हमारे 3H, तो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बने ना इधर, तो इसीलिए इसका ये नंबर 4 है। ये स्टेरिक नंबर मान के चलिए, इसको एक्चुअली हम स्टेरिक नंबर बुलाते हैं। तो स्टेरिक नंबर निकालना है, और स्टेरिक नंबर के बाद फिर आपको देखना है कि कितने इसमें बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। जैसे अमोनिया में ये और ये 3 बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है। उस हिसाब से आपको अपना मॉलिक्यूलर शेप मिलता है। तो अगर अब मैं आपके लिए वो टेबल बनाऊं, तो टेबल का हेडिंग अगर हम लिख देते हैं, तो पहला है हमारे बॉन्डिंग एटम्स। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है लोन पेयर्स, एंड फिर हमारा आ जाता है मॉलिक्यूलर शेप। अब मान लीजिए बॉन्डिंग एटम्स हम 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं, स्टेरिक नंबर 2 से। तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों एटम्स बॉन्ड, 2 बॉन्ड टाइप बने हो, तो इस केस में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा लीनियर। और ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ऐसा शेप होता है XAX, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का शेप है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 2 में यही एक केस है। स्टेरिक नंबर 3 अगर हम देखेंगे, तो 3 में अब 2 केसेस आ जाते हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड है, या फिर 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो अगर तीनों के तीनों बॉन्ड है तो वो हो जाता है ट्रिगोनल प्लेनर। और अगर 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो वो हो जाता है हमारा बेंट। और ये तो हमारे स्टेरिक नंबर 2 के लिए हो गया, ये दोनों हमारे स्टेरिक नंबर 3 के लिए हो गया। अब सिमिलरली अगर हम 4 में देखें तो 3 केस होंगे, 3 लोन बॉन्ड्स और एक ये 2 बॉन्ड्स और 2 पेयर। तो इस केस में ये हो जाता है टेट्राहेड्रल, और फिर इस केस में ये हो जाता है ट्रिगोनल पिरामिडल पिरामिडल। और ये लास्ट वाला जो होता है, जब हमारे 2 बॉन्ड होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये हो जाता है हमारा बेंट। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के लिए आपको, अगर आप 4 तक करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये 7 तक जाता है। 5 में भी केसेस आते हैं, 6 में भी केसेस आते हैं। तो एक 5 का बना देता हूं मैं, फिर आपका खत्म ही हो जाएगा। तो 5 में क्या आता है, 5 बॉन्ड्स हैं, 0 लोन पेयर्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड्स हैं, 2 लोन पेयर है, और फाइनली 2 बॉन्ड्स हैं और 3 लोन पेयर्स हैं। तो अगर 5 बॉन्ड हैं और 0 लोन पेयर्स हैं, तो तब ये हमारा बन जाता है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, 4 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो वो हमारा बन जाता है सी सॉ स्ट्रक्चर। 3 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं, तो ये बन जाता है हमारा टी शेप्ड
और सिमिलरली अगर दो बॉन्ड है और तीन लोन पेयर है तो ये हमारा वापस बन जाता है लीनियर शेप का। ठीक है, तो इतना अगर अभी आपको याद है ये वाला पार्ट जो मैं दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन में, अगर आपको ये याद है तो आप अपना बेसिक केमिकल जो स्ट्रक्चर है एग्जाम्पलर तो मोस्टली आप सॉल्व कर ही लोगे। तो ये पूरा जो है ये स्टेरिक नंबर 4 के लिए है, और ये जो पूरा बनाया है हमने ये स्टेरिक नंबर 5 के लिए है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें आइसोस्ट्रक्चरल ढूंढे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम है जिन जिन की। अब अगर हम NF3 देखें तो NF3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, N 3F होंगे, राइट, और एक लोन पेयर होगा। अब आप देख सकते हो इसके स्टेरिक नंबर 4 है, लेकिन और इसमें सीन ये ऐसा है कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। अब अगर मैं ऊपर जाके आपको टेबल में दिखाऊं, जहां 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, उसका शेप हमने बताया था ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। तो NF3 का शेप क्या है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल है ना। और उसी तरह दूसरा हम देख लें BF3, तो बोरॉन में लोन पेयर तो नहीं होगा, एक बार वो सारे एफ वो हो जाएं, तो ये खाली होगा 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, जिसमें स्टेरिक नंबर 3 होगा इसका, है ना। NF3 का स्टेरिक नंबर 4 था, BF3 का स्टेरिक नंबर 3 है, और स्टेरिक नंबर 3 में अगर हम देखें 3 बॉन्ड पेयर्स 0 लोन पेयर्स, ट्रिगोनल प्लेनर है। अब आप देख सकते हो एक ट्रिगोनल पिरामिडल है, एक ट्रिगोनल प्लेनर है, तो इनके शेप सेम नहीं है। क्योंकि इनके शेप सेम नहीं है तो ये दोनों हमारे आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। ठीक है, अगला BF3 BF4 माइनस और NH3 NH4 प्लस, BF4 माइनस और NH4 प्लस दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल आता है। अगर आपको अभी ये वाला पार्ट बताना था मेरे को, एक छोटा सा भूल गया था मैं। अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो उसी तरह दोनों sp3 है तो ये आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स है, क्योंकि इनका शेप भी सेम है और इनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो आपका पहला वाला का ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको थर्ड और फोर्थ भी चेक करना है आप कर सकते हैं। BCl3 का स्ट्रक्चर सेम है, सिंपल स्ट्रक्चर है NH3 का। अगर BrCl3 का मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दे देता हूँ, ये रहा Cl 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 और 2 लोन पेयर्स ऐसे। ठीक है, ये है BrCl3 का। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना कितना है और इसका शेप भी बताना, वो जो मैंने टेबल बताया था आपको ऊपर। अब आ जाते हैं हम पोलैरिटी में। तो पोलैरिटी बेसिकली हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या बताता था कि हमारे पास एक एलिमेंट है बेसिकली, मान लो A है और B है, और हम ये मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A का है वो B के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। उप्स, B के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। मतलब क्या होगा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं B के वो थोड़ा थोड़ा A की तरफ आने लगेंगे। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा A की तरफ आने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक डाइपोल बन जाएगा, और डाइपोल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं B डाइपोल A। अब डाइपोल का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट्स हैं। सिंपल बात है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतना ज्यादा है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, राइट। अब यहां देखो, इस तरफ आएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस तरफ आएगा कार्बन ऑक्सीजन। क्योंकि दोनों साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के वैल्यू सेम होंगे और ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 है। अगर हम HI का डाइपोल मोमेंट देखें तो HI तो ये है, ठीक है, और
हमें ये पता है कि जो हाइड्रोजन है वो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम था, तो वो इस तरफ एक डाइपोल मोमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसके पास डाइपोल मोमेंट है। वाटर का देखें तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और इस साइड में भी डाइपोल मोमेंट बनेगा। अब HI के डाइपोल मोमेंट कंपेयर टू वाटर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ खाली एक है, यहाँ दो है ना, इसीलिए वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब बचा हमारा SO2। तो SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। ठीक है, SO2 का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी एक मिनट, तो SO2 का जो स्ट्रक्चर है, हमारे SO2 का स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, मेरा स्टाइलस काम नहीं कर रहा है अब, तो ये ऐसे कुछ आते हैं डबल बॉन्ड्स के साथ इस पे। ठीक है, तो ये SO2 का है। तो SO2 का आप देख सकते हो, एक है इस तरफ, ये वाला है इस तरफ, और ये वाला है इस तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा आप देख सकते हो आपके HO2 में बनता है। तो आपके सेकंड वाले का जो आंसर है, वो वाला आंसर है आपका H2O। H2O में आपका सबसे ज्यादा जो आपको डाइपोल मोमेंट दिखेगा वो H2O में दिखेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है the types of hybrid orbitals are expected to be this। सिंपल बात, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि मेरे को इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला था जो कि था H इज इक्वल टू 1/2, H इज इक्वल टू 1/2, और फिर आपका आ जाता है V प्लस M 1/2, सॉरी हाँ, तो 1/2 ये आ जाता है V प्लस M माइनस C प्लस A। V प्लस M माइनस C प्लस A, जहां पर हमारा V होता है नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे सेंट्रल एटम में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जितने वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेंट्रल एटम में हैं, उतना वो वैल्यू हमें लिखना है। ठीक है, M है कि कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स हमारे सेंट्रल एटम को कनेक्टेड हैं। मोनोवेलेंट मतलब जिसमें खाली एक ही बॉन्ड हो, वो मोनोवेलेंट हो जाता है। C है कैटायोनिक चार्ज, मतलब कि आपको जितना टोटल चार्ज वहां प्लस का दिख रहा है तो वो कितना होगा। ठीक है, प्लस का चार्ज कितना होगा, और A का मतलब एनायोनिक चार्ज। एनायोनिक चार्ज तो सिंपल सी बात है, वो नेगेटिव चार्ज जो भी है आपका। तो अब अगर हम देखें NO2+, तो NO2+ का अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता है तो आप बेसिकली इसमें कैलकुलेट कर सकते हो कि किसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे सिंपल वाले से, तो NH4+ से स्टार्ट करें अगर हम, तो वो होता है NH। ठीक है, और यहाँ प्लस चार्ज होता है N पे। अब क्या सीन है कि अब हमें देखना है, नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है, राइट। तो नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5 होते हैं नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो फिर नेक्स्ट आप कैलकुलेट करिए M मतलब कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं। अब आप देख सकते हो ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H, ये जो H है चारों के चारों एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये मोनोवेलेंट कनेक्शन हो गए, राइट। मोनोवेलेंट मतलब जिसमें एक वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन है। अब तो इसका वैल्यू हो गया 5 और इसका वैल्यू आपको मिल गया है 4। 5 मिला, 4 मिला। कैटायोनिक चार्ज आपका 1 है, एनायोनिक चार्ज आपका 0 है। तो इसके हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा और फिर वो वैल्यू एक करस्पॉन्डिंग टेबल के ऊपर आप हाइब्रिडाइजेशन करके बता सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ये है
कि आप जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, उसका नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम्स और उसके नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकाल लो, और एक बार आपने नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकाल दिए तो फिर आप स्टेरिक नंबर के हिसाब से उसके हाइब्रिडाइजेशन आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो इस केस में आपका जो NO2 है, इस पे आपका वो sp हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, NO3 माइनस आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, और NH4 प्लस जो हमने इसी क्वेश्चन में देख लिया था वो आपके आएगा टेट्राहेड्रल यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड है, और इस केमिकल बॉन्ड में क्या होता है कि तीन पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं, जो कि होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन और हमारा नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ये प्रॉपर्टीज है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है अच्छा खासा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैं अगर बोलूं आपको H बॉन्ड is directly proportional to electronegativity difference, EN difference। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को डायरेक्टली वो है, तो ऑब्वियसली हमारे H और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो हमारे H और O से ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसका जो वैल्यू होगा ये सबसे ज्यादा होगा। अब HO का देखें तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा होगा किससे, NH3 से। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका होना चाहिए ऑप्शन HF इज ग्रेटर देन H2O इज ग्रेटर देन NH3, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर, ये चीज हम भूल गए, HF में है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा था हमने, बट अगर आप देखो H2O में, H2O में क्या है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि एक H2O यहां पर है, मान लीजिए इसका शेप कुछ ऐसा है। ठीक है, फिर मान लो कुछ और ऐसा, यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, और मान लो यहां पर कोई ऐसा वाटर मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, तो अब यहां एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन किसी O के साथ बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन किसी O के साथ बॉन्ड होगा, तो हमारा जो ये हाइड्रोजन इतने सारे बॉन्ड्स बना रहा है, तो H2O एक्चुअली बहुत अच्छा इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, एक ही एटम के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कह देते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो जो हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो H2O में सबसे ज्यादा है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा HF आ जाएगा, और उसके बाद हमारा NH3 आ जाएगा। तो फोर्थ वाले का क्लिक में करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर 2। एक मिनट, ये सेट कर देता हूं मैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा है PO4 3- के ऊपर। तो PO4 3- का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने पे आऊं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ, O-, O- और O-। और एक और चीज है कि जो ये है ये एक्चुअली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, अब ये बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ PO बॉन्ड्स। अब यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि है हमारा फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्री एटम। ठीक है, नंबर आप फॉर्मूला याद रख लो, और उसके बाद हम करेंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ इंटू, सॉरी माइनस हाफ इनटू नंबर ऑफ हमारे जो ये
लोन पेयर्स होते हैं इस पर्टिकुलर एटम में। जैसे अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के एटम में कितने लोन पेयर होंगे, माइनस हमारे जो ऑक्सीजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मैं बीई लिख देता हूं, ठीक है, लोन पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इस केस में हम जान रहे हैं ऑक्सीजन पे ना फॉर्मल चार्ज, तो हम ऑक्सीजन को लेंगे। तो इस केस में ये फॉर्मूला एडिट होके बन जाएगा 6 माइनस हाफ इंटू 6। ओ ये हाफ इधर आता है खाली, सॉरी। तो हाफ इंटू माइनस 6 इंटू हाफ। अब एक ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होते हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा -1। तो अगर हम कंसिडर करें ऐसे -1 आएगा हर ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, इसका आंसर है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन NO3 माइनस। ठीक है, तो NO3 माइनस में अगर आपको दिखाऊं तो NO3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है N, उसमें लग जाता है एक डबल बॉन्ड O, इसमें लग जाता है एक O ऑक्सीजन एटम, और यहां पर भी लग जाता है एक ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं नाइट्रोजन पे। तो ये तो डायग्राम से ही बता सकते हो आप। ये रहा हमारा पहला, ये रहा हमारा दूसरा, ये रहा हमारा तीसरा, ये रहा हमारा चौथा। 4 बॉन्ड पेयर हैं। नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर दिख रहा है? नहीं, लोन पेयर नहीं है, तो 4,0 इसका आंसर है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज। तो ये क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि मैंने आपको बोला था आप स्ट्रक्चर बनाओ, फिर आप देखो कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे, अगर और कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, फिर आप उसका स्टेरिक नंबर निकालो। और एक बार आपने उसका स्टेरिक नंबर निकाल दिया है तो आप उसमें स्टेरिक टेबल यूज करो जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 में दिखाया था, और आप उसमें देख लो। तो इसका जो आंसर है हमारा BH4 माइनस एक्चुअली टेट्राहेड्रल होता है। ये हमने एक्चुअली पहले क्वेश्चन में भी देखा था। अब हम आते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो बेसिकली होता है ये हम कैलकुलेट करते हैं थोड़े बहुत ऐसे तरीकों से। ठीक है, तो पाई बॉन्ड्स में हमें ये याद रखना है कि अगर आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें खाली 1 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें होता है एक सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। अब मैंने जो ये आपको बता दिया कि इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, ये अभी आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर मैं बनाऊं यहां पर, ये रहा और ये दूसरा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये यानी यहां पर है, ये यहां पर है, और ये बेसिकली आपको नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर दिया है। ओके, और यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, तो H अब आपको हर जगह का मिल गया है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स है। तो एक काम करते हैं, हम पाई बॉन्ड्स के कैलकुलेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड का जो कैलकुलेशन करना होता है वो ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपको पाई बॉन्ड्स में हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखना है। तो यहाँ 1 होगा, ठीक है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। तो हमारे 5 पाई बॉन्ड्स हैं। सिमिलरली अगर हम सिग्मा बॉन्ड देखें तो सिग्मा बॉन्ड्स कहाँ होगा, एक यहाँ एक सिग्मा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19। तो इस हिसाब से अब आपका आंसर कितना होगा कि 5 पाई बॉन्ड्स है और 19 उसमें क्या है, 19 उसमें सिग्मा बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो यही है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बेसिकली जो है वो हमारा यूज करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी अगर आपको पता है, जो भी एटॉमिक नंबर लेस देन 20 होता है जिन भी एलिमेंट्स का, उस पे हम लगा सकते हैं। अब ये एक चीज है जो आपको एनसीईआरटी से याद करनी पड़ेगी, है जो कि है एन और ओ और उसके जितने सारे वेरिएंट्स हैं उसके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना पड़ेगा ताकि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। जैसे N2+ का ले लें अगर हम N2+, तो N2+ में हम स्टार्ट करते हैं के से। तो के में हमने देखा था कि जो हमारा है डिवाइड होता है 1 में, 2 में, 3 ऐसे लेवल्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर जो के है ये हमारा पहला लेवल डिनोट कर देता है, जो हमारे 1s है हमारा, वो सारे ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वो के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पे आ जाता है हमारे 2, बेसिकली n=2 वाले ऑर्बिटल्स सारे, राइट। n=2 वाले ऑर्बिटल्स जो कि हमारा क्या होगा, σ2s, σ*2s। स्टार मतलब ये क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। स्टार का मतलब ये है। फिर है π2px, फिर है हमारा ओ, इसके ऊपर हम लिखते कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दो है 2px में 2 होता है, π2py में 2 होता है, और फिर आ जाता है सिग्मा हमारा 2pz जिसमें 1 होता है, ठीक है। तो ये अगर आप देख सकते हो तो ये पूछ रहा है डज नॉट कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला अगर आप देखो, ये 2pz में, σ2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, तो मतलब N2+ में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। अब हम आ जाते हैं O2 के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो O2 का स्ट्रक्चर वापस के से स्टार्ट होता है और फिर हमारा आता है सिग्मा, ठीक है। σ2s, σ*2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। π2px। अच्छा, अब आप ये देखो, अगर हमारा एटॉमिक नंबर 7 से कम है तो σ2s के बाद π2x आता है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर, हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो 7 से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम π2px की जगह हम पहले डाल देंगे इधर हमारा σ2pz, ठीक है। तो अगर इस पे हम हमारा σ2pz डालेंगे पहले 2pz, फिर हमारे σ2pz के बाद हमारा आता है 2px वाले हमारे पाई, तो हमारा जो π2px है, π2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, π2py, और फिर हमारा आ जाता है सिग्मा स्टार, स्पाई स्टार आ जाते हैं। O2 के भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, इसमें बेसिकली आगे क्या बनता है, π2py², π2py ये 2 हैं, फिर π*2p⁻1, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और π*2py-1, ठीक है। तो ये हम आप इसमें देखोगे कि इसमें जो है यहां पर भी आपके पास हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब इसी तरह आपको सारे चीजों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो याद रखने पड़ेंगे। तो अगर आपको याद हो तो O2 2- में हमारा वो एंड होता है π*2py² के साथ, ठीक है, π*2py², मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। अब क्योंकि ये लास्ट ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो इनमें कोई भी, हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे 10th क्वेश्चन में।
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। बॉन्ड लेंथ में हमने ये देखा था कि अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, मान लो बॉन्ड लेंथ होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड से छोटा होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से छोटा होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बड़ा होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड। इस तरफ अगर हम जाएं तो हमारा जो साइज है, साइज इंक्रीजेस। तो बस अब आप देख लो, HCl H2O XCF4 BF4 C2H4 अगर हम देखें, जो कि हमारा क्या है, ईथेन है। ठीक है, तो अगर हम C2H4 देखें तो C2H4 क्या है हमारा, ईथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला है C2H4। तो क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो सबसे ज्यादा अनइक्वल किस में होगा, थर्ड वाले में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ दिस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन ही एलिमेंट्स के साथ होती है, जो कि होता है हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर आता है बाकी के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, लेकिन ये फर्स्ट थ्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स के साथ आपको दिखता है एच बॉन्डिंग। ठीक है, अब इस एच बॉन्डिंग में अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर एक केस हमने देखा था वाटर का, क्योंकि वाटर में हमने पढ़ा है इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि वो अपन आपस में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसका फिगर अगर हम देखें, वो हट गया फिगर। तो इसका फिगर हमने बेसिकली देखा था इस सीन में कि अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल यहां रख दें, एक वाटर मॉलिक्यूल हम यहां रख दें, एक वाटर मॉलिक्यूल मान लो हम ऐसे रख देते हैं, ये हमारा OH, और एक वाटर मॉलिक्यूल हम ऐसे रख देते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां हो सकती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे हो सकती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये तो मैंने बहुत एक वियर्ड शेप बना दिया इसीलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इसमें आप ये याद रखना कि स्ट्रॉन्गेस्ट वो H2O में होगा और HiHS या HCl में बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग वुड बी। सिंपल सी बात है, जो बाहर के दो होंगे, राइट, 3D2 और 4s2, ऑप्शन नंबर 4। ये बेसिकली हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो वहां पर ये यूज होता है। ठीक है, आगे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि आपको याद रखना एक स्टेरिक टेबल, ठीक है, जिसमें स्टेरिक नंबर अगर आपका 2 है तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है, स्टेरिक नंबर अगर आपका 3 है तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और स्टेरिक नंबर अगर आपका 4 है तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब उसी हिसाब से sp2 में आपका स्टेरिक नंबर 3 है, राइट। अब इसके बॉन्ड एंगल ढूंढने के लिए मेन आप क्या करो, जो स्टेरिक नंबर है वो लो, ओके, और जो लोन पेयर्स हैं वो 0 कर दो, मतलब जो स्टेरिक नंबर है उतने बॉन्ड पेयर्स हैं, 0 लोन पेयर्स हैं। इस केस में कौन सा शेप आता है, अगर मैं आपको वापस वो वाला टेबल दिखाऊं, 3 बॉन्ड पेयर 0, इस केस में आता है ट्रिगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ट्रिगोनल प्लेनर का जो शेप है वो कुछ बनता है BF3 की तरह, है ना, BF3 की तरह आपका ट्रिगोनल प्लेनर का जो शेप है वो बनता है। तो अगर अब हम BF3 का शेप देखें तो, और वो ऐसा बनेगा, इधर एक F, इधर एक F, इधर एक F, तो इनके बीच का एंगल कितना लग रहा है आपको, क्लियरली आपको इनके बीच का एंगल लग रहा है 120 डिग्रीज। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम आते हैं इस आगे वाले क्वेश्चंस पे। तो अब बोल रहा है नेक्स्ट 4 क्वेश्चन यानी कि 14, 15, 16, 17 के लिए कंपाउंड ए का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानना है 1s2, 2s2, 2p6। कंपाउंड बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3।
तो और कंपाउंड सी का आपको रखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आपका जो ए है बेसिकली वो नियॉन को है, नियॉन को कोरिलेट करता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। आपका जो बी है वो फास्फोरस को कोरिलेट करता है और आपका जो सी है वो आपके क्लोरीन को कोरिलेट करता है। तो अब आप ये देखो, स्टेबल फॉर्म ऑफ ए इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ऑब्वियसली क्योंकि ए हमारा नियॉन को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारा है नोबल गैस। ठीक है, तो नोबल गैस का ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम देखें स्टेबल फॉर्म ऑफ सी जो है, क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म हमें पता है Cl2 का फॉर्म होता है ये वाला। तो Cl2 का फॉर्म मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से C2, कार्बन में कंफ्यूज मत होना, कार्बन नहीं है ये, इस क्वेश्चन में C है हमारा, क्लोरीन रिप्रेजेंट है। अब फॉर्मेशन बिटवीन बी एंड सी, तो आप इस तरह देख लो फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में कैसा कनेक्शन होगा। फॉस्फोरस का होगा P3+, क्लोरीन का होगा Cl-। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे PCl3। PCl3 मतलब हमारा BC3। BC3 जो कंपाउंड है आपका 16th का आंसर वो होगा। और क्योंकि ये दोनों आपके नॉन मेटालिक कंपाउंड्स हैं, ये और ये दोनों नॉन मेटालिक कंपाउंड्स हैं आपके, तो आपके इस बीच का बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग से। तो आपका 17th क्वेश्चन का आंसर 2 है। तो एक बार अगर मैं रिवाइज करा दूं ये वाला क्वेश्चन, देखो समझो कंफ्यूज मत होना। ए का 1s2 2s2 2p6 दिया है इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल से कोरिलेट करवाएं, ए का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो नियॉन के सिमिलर है, बी का सिमिलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर सिमिलर है हमारे फास्फोरस से, सी का हमारा क्लोरीन है। तो हाँ, इस क्वेश्चन में हम टेक्निकली नियॉन, फास्फोरस और क्लोरीन के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां ए को नियॉन की जगह हम ए लिख रहे हैं, फास्फोरस की जगह हम बी लिख रहे हैं, सी की जगह, क्लोरीन की जगह हम सी लिख रहे हैं। ठीक है, अब 14th वाला बोलता है स्टेबल फॉर्मूला, हमें नियॉन गैस का स्टेबल फॉर्मूला वही होता है, तो इसका ऑप्शन ये है। स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, सॉरी कार्बन देखो मैंने भी पढ़ लिया अभी। स्टेबल फॉर्म ऑफ सी मतलब क्लोरीन, Cl2 का फॉर्म होता है तो वो इसका है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम बी एंड सी मतलब हमारा फास्फोरस और हमारा क्लोरीन के बीच का फॉर्मूला क्या बनता है, PCl3 बनता है जो कि BC3 होगा। और P और Cl दोनों नॉन मेटालिक कंपाउंड्स हैं, इसीलिए ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। अब यहां आ जाता है जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था कि जब हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कब लगाते हैं, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी तब लगाते हैं सबसे पहले जब एटॉमिक नंबर 20 से कम होता है, राइट। 20 से कम अगर किसी का एटॉमिक नंबर है तो उस पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी लगा देते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है जब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 7 को। अगर हम एटॉमिक नंबर 7 देखें तो तब क्या होता है, हमारा पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y पहले आ जाते हैं, पहले हमारे पाई ऑर्बिटल्स आ जाते हैं 2p वाले, और फिर हमारा सिग्मा 2p z आता है। ठीक है, ये कब होता है, जब n होता है लेस देन 7, एटॉमिक नंबर लेस देन 7 है। अब N2 का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कंसिस्ट करता है, और नाइट्रोजन का जो हम कैसे बोले, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो है 7। तो कायदे से आपका क्या आएगा, पहले आपका 2p y आएगा, फिर 7 है तो उससे पहले हमारा पाई ऑर्बिटल जाएगा, और फिर हमारा पाई स्टार आ जाएगा, राइट। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सेटिस्फाई हो जाता है फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 वाले केस में सेटिस्फाई हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़े, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के ऊपर एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 19th वाला जो हम देखने वाले हैं, ये वाला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी।
ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, तो बॉन्ड ऑर्डर को अगर आपको कैलकुलेट करना है, बॉन्ड ऑर्डर उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले बॉन्डिंग आता है, ये याद रखना, ठीक है। हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मैं ये भी लिख रहा हूं एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्म होता है। अब जो भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, जिस भी कंपाउंड के लिए आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जीरो होता है, तो वो कंपाउंड टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक थियोरेटिकल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो थियोरेटिकल कंपाउंड के बॉन्ड ऑर्डर जीरो होते क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना होगा, क्योंकि थियोरी वाइज तो आप उनके स्ट्रक्चर बना लोगे, फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको इनका बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम Be2 के बॉन्ड ऑर्डर देखें तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ठीक है, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 4। तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि इसका आंसर बन रहा है 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, बेसिकली उसका आंसर भी 0 आएगा। सिमिलरली He2 का अगर हम देखें तो He2 में हम देखें तो वो होगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 0 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉट अ स्टेबल कंपाउंड है, सही है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसीलिए स्टेबल कंपाउंड नहीं है। हीलियम 2 इज नॉट स्टेबल, करेक्ट है, लेकिन हीलियम 2 प्लस में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग एक कम कर दो तो ये 0 की बजाय ये बन जाएगा फिर 1/2। 1/2 होता है 0.5, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, तो मतलब वो एग्जिस्ट करता है लेकिन स्टेबल भी है। ठीक है, 19th का अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम अमोंगस्ट द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। बेसिकली वो बोल रहा है जो हमारा नाइट्रोजन है जिसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब एन एन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात है, क्योंकि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे पहला तो जो पीरियड 2 है जिसमें नाइट्रोजन का ग्रुप, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसमें एक नाइट्रोजन ही है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बाकी ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन तो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड में हो जाता है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हो जाता है, नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में होता है। और बॉन्ड लेंथ का इनवर्स होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्स टू बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी, अब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में कम होता है? ट्रिपल में सबसे ज्यादा कम होता है, राइट, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल में सबसे ज्यादा होगी, तो क्योंकि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन का जो ये कंपाउंड है ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कंटेन करता है। तो इस केस में जो है हमारा 19th में ऑप्शन 2 भी एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब वापस आ गए, देखो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको O2 माइनस, O2 और O2 प्लस तीनों के आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वो लिखने हैं। तो अगर मैं O2 प्लस का अगर मैं लिख दूं तो वो कैसे होगा, पहला तो के होगा, फिर क्या आएगा सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, फिर सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और पाई के बीच में होता है डबल बॉन्ड, पाई 2py 2, ये py 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फाइनली आपका है पाई स्टार 2px एक के साथ। बॉन्डिंग वाले जो स्टार वाले होते हैं वो सारे हमारे एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और जो स्टार वाले नहीं होते वो हमारे बॉन्डिंग हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर मैं लिख दूं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2,
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, खाली O2 होता है 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना आ रहा है, जो कि आ रहा है करीब करीब आपका 2। सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस जो है वो है 8 - 5 डिवाइडेड बाई 2। 3/2 बेसिकली कितना होता है, 1.5। ठीक है, 1.5 आ रहा है O2 माइनस का। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 प्लस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस कितना होगा, 8 - 3 डिवाइडेड बाई 2। 8 - 3 कितना होता है, 5। 5/2 होता है 2.5, 2.5 होता है। तो हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा O2 प्लस का है और सबसे कम हमारा O2 का, O2 माइनस का है। तो इसका ऑर्डर हो गया O2 माइनस लेस देन O2 लेस देन O2 प्लस। ठीक है, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 21st क्वेश्चन पे, जो बोलता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज। तो अगर आपको नहीं पता, हमारे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो है फ्लोरीन। तो ये बेसिकली पूछ रहा है फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, जो कि ऑप्शन 1 है, क्योंकि फ्लोरीन का होता, फ्लोरीन सेकंड पीरियड में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 3 4 नहीं होगा उसका नंबर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे 22nd क्वेश्चन पे। तो 22nd क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा सिंगल टाइप का है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक तरह से आप देख लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने का एनर्जी है, राइट। तो अगर वो स्टेबल एटम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा नहीं अपना, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देगा नहीं। तो क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देगा नहीं, तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी स्टेबल एटम में। तो जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमारे स्टेबलाइज एनर्जी में सबसे ज्यादा तो हमारे फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स के होते हैं, फिर हो जाता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाता है। अब अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी 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 और ऑप्शन नंबर डी जो है, इन दोनों में अगर हम देखें ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल देख सकते हो, P3 है, P3 है। अब क्या करोगे, दोनों हाफ फिल्ड है। एक बार अगर आप हाफ फिल्ड देख लो, फिर आप आ जाते हो साइज पे। साइज देखोगे, अब जिसका कम साइज होगा उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और जिसका साइज ज्यादा होगा उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये बात अगर आप याद रखो कि पहले तो आप देखो वो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। अगर आपका दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं हाफ फिल्ड में, तो आप क्या करो, फिर आप चेक करो उसका साइज। एक बार आपने साइज देख लिया तो जिसका ज्यादा छोटा साइज है उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगता है, जो कि ये बी ऑप्शन है आपका, मतलब सेकंड ऑप्शन जो भी है आपका। तो ठीक है, अभी हमने सारे सिंगल ऑप्शन वाले सॉल्व कर दिए थे। इसमें आपको एक तो आपका ये जो मैंने चार्ट बनवाया था ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। दूसरा आपको याद रखना है कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वाटर में देखी जाती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बोला था कि ये आपका स्टेरिक नंबर 2 है तो sp है, 3 है तो sp2 है, 4 है तो sp3 है। ओके, और बाकी ये एक और फॉर्मूला देख लेना हाइब्रिडाइजेशन का, ये जो हमने यहाँ लिखा है ये वाला, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा दूं, ये वाला। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में वो रखता है, प्रोपोर्शनल है। और सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, पाई बॉन्ड, ये मैंने जितनी क्लासेस ली है हर क्लास में ये ऑलमोस्ट रिमाइंड कर रखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले तो याद रखो कि ये एटॉमिक नंबर 20 से कम के एलिमेंट्स में ही लगते हैं। उसमें भी अगर आपका एटॉमिक नंबर 7 है
7 से कम है तो आपका सिग्मा 2s के बाद सीधे पाई 2px आता है। अगर वो 7 या 7 से ज्यादा है तो सिग्मा 2s के बाद आपका आता है सिग्मा पाई, सॉरी, सिग्मा 2pz आता है, फिर पाई आता है। ठीक है, सिग्मा 2pz के बाद हमारा पाई आता है। और अभी के लिए अभी आप इतना ही याद रखो, बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशंस कराया था और फिर इसके साथ आपका जो सिंगल ऑप्शन वाले आंसर्स हैं वो हो गए हैं। अब हम अगली क्लास में मल्टीपल चॉइस वाला करेंगे। देखो क्वेश्चंस बहुत हैं इस चैप्टर में, तो हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली करेंगे, सब कुछ समझ समझ के। ठीक है, ओके एवरीबॉडी।